हेलो स्टूडेंट्स, मैं खुशबू आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉन्सेप्ट जिंदाबाद पे। स्टूडेंट्स, दिस इज द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ ऑफ क्लास 6 जियोग्राफी। स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में कॉन्टिनेंट इस टॉपिक को स्टार्ट किया था एंड हमने एशिया, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका इन 3 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था और समझा था। इस लेक्चर में हम साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया इन 4 कॉन्टिनेंट्स को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस लेक्चर। स्टूडेंट्स, अब हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में पढ़ने से पहले हम वर्ल्ड मैप पे लोकेट करते हैं कि साउथ अमेरिका कहाँ है। सो स्टूडेंट्स, आपके सामने ये मैप है और आप जैसा कि देख रहे हैं ये एक लैंड मास जो कि डार्क येलो कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। इस लैंड मास को हम कहते हैं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। सो स्टूडेंट्स, ये साउथ अमेरिका है। अब हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट इज साउथ अमेरिका लाई मोस्टली इन सदर्न हेमिस्फीयर। तो इस पॉइंट को आप मैप में समझिए। जैसा कि आप जानते हैं ये डॉटेड लाइन इक्वेटर है और इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। अपर हाफ को कहते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इस अदर हाफ को हम कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। सो आप जैसा कि देख सकते हैं ये जो साउथ अमेरिका है इसका बहुत ज्यादा एरिया सदर्न हेमिस्फीयर में लाई कर रहा है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साउथ अमेरिका का सिर्फ इतना ही एरिया है, बट सदर्न हेमिस्फीयर में आप देखिए कितना ज्यादा साउथ अमेरिका का एरिया लाई कर रहा है। देखिए बच्चों, माउंटेन एंडीज माउंटेन जो है ये साउथ अमेरिका में है और ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। माउंट एंडीज की जो रेंजेस है वो वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट रेंज है। अब इस चीज को मैप में आप समझिए। देखिए ये साउथ अमेरिका है और यहाँ पे आप ये जो एक रेड कलर से ये लाइन देख रहे हैं ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है माउंटेन एंडीज को। एंडीज माउंटेन को ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है और देख रहे हैं आप कि कितनी लॉन्ग ये माउंटेन है। ये माउंटेन की जो रेंजेस है वो कितनी लॉन्ग है। पूरा ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से स्टार्ट हुआ है एंड सदर्न हेमिस्फीयर तक फैला हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आप याद रखिएगा एंडीज माउंटेन जो कि वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है वो साउथ अमेरिका में है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर इज अमेजोन। वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेजोन है और ये साउथ अमेरिका में है। तो बच्चों आप ध्यान रखिएगा वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन सी है, वो है अमेजोन और ये किस कॉन्टिनेंट में है, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। अभी आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था अफ्रीका कॉन्टिनेंट जब डिस्कस कर रहे थे कि नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। नाइल रिवर इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर और अभी हम पढ़े दैट अमेजोन इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर। तो यहाँ पे जो वर्ड है लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको आप ऐसे समझिए। देखिए नाइल रिवर जो है उसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। मान लीजिए ये नाइल रिवर है तो इस तरह से इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है, बट इसकी जो विड्थ है वो बहुत कम है। तो इस तरह से ये रिवर बहुत लंबी तो है लेकिन इसकी विड्थ बहुत कम है, तो इस तरह से नाइल रिवर ये फ्लो करती है। और अगर हम अमेजोन रिवर को ड्रॉ करें तो ये देखिए, मान लीजिए ये अमेजोन रिवर की लेंथ है। आप देख रहे हैं किस तरह से नाइल रिवर की लेंथ के कंपैरेटिवली अमेजोन रिवर का लेंथ जो है वो कम है डेफिनेटली, बट अमेजोन रिवर का जो विड्थ होता है ये विड्थ बहुत ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं कि नाइल रिवर इतना पतला है, इसकी विड्थ बहुत कम है, यहीं पे अमेजोन रिवर की विड्थ बहुत ज्यादा है। और इसके वजह से क्या होता है, अमेजोन रिवर का विड्थ ज्यादा है तो ये जो अमेजोन रिवर है इसकी वॉल्यूम बहुत ज्यादा होती है और लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अमेजोन रिवर से फ्लो करता है। तो हम इस बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा रिवर लॉन्गेस्ट है एंड कौन सा रिवर लार्जेस्ट है। अमेजोन रिवर से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो करती है इसलिए ये लार्जेस्ट है। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट के बीच में। तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है, सबसे लंबी नदी है। वहीं पे अमेजोन रिवर वर्ल्ड की लार्जेस्ट दैट इज बड़ी नदी है। और ये भी याद रखिएगा जो अमेजोन रिवर है वो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में पाई जाती है और नाइल रिवर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो बच्चों मैं यहाँ पे उम्मीद करती हूँ कि आपको साउथ अमेरिका के बारे में ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट पे चलते हैं, दैट इज
अंटार्कटिका। तो अब हम अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को कवर करेंगे। इस कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ने से पहले हम इस कॉन्टिनेंट को लोकेट करते हैं मैप पे। बच्चों ये देखिए, आप ये नीचे साइड देखिए, सदर्न हेमिस्फीयर में एकदम नीचे ये जो लैंड मास आप देख रहे हैं ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। तो ये है लोकेशन अंटार्कटिका का। अब हम इस कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट पॉइंट इज अंटार्कटिका लाई कंप्लीटली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। सो स्टूडेंट्स, अंटार्कटिका पूरी तरीके से कंप्लीटली सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इस चीज को आप मैप में भी देख सकते हैं। ये इक्वेटर है और इक्वेटर के ऊपर वाला एरिया दैट इज दिस एरिया इज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और ये जो एरिया है ये सदर्न हेमिस्फीयर में है। ये सदर्न हेमिस्फीयर है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से अंटार्कटिका पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, ये पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज साउथ पोल लाइज एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। तो बच्चों, हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा था कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ये दो पोल्स होते हैं। तो जो साउथ पोल है वो इस कॉन्टिनेंट के एकदम सेंटर में लाई करता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि साउथ पोल जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है इसके सेंटर में है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज अंटार्कटिका परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट। जैसा कि आप जानते हैं जो पोल्स होती हैं वहां पे सन की लाइट बहुत कम पहुंचती है, स्लैंट सन रेज वहां पे पहुंचती है, कभी भी डायरेक्ट सन रेज पोल्स पे नहीं पहुंचती हैं। और इसकी वजह से जो ये पोल्स वाला एरिया है हमेशा आइस से ढका हुआ होता है। और अंटार्कटिका जैसा कि आप देख रहे हैं एकदम सदर्न हेमिस्फीयर में डाउन साइड में है, और यहाँ पे साउथ पोल इस अंटार्कटिका के एकदम सेंटर में है। तो बच्चों, ये जो कॉन्टिनेंट है हमेशा परमानेंटली आइस से कवर रहता है। आप जब इसको देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि एक आइस की शीट बिछा दी गई है पूरी तरीके से, जैसे पेपर शीट होता है उसी तरह से आइस की शीट बिछा दी गई है। तो आप याद रखिएगा कि ये जो कॉन्टिनेंट है अंटार्कटिका ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट। तो बच्चों देखिए, ये जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है वो हमेशा आइस से कवर रहता है, और यहाँ का टेम्परेचर जो है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। इसकी वजह से आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इंसान है वो हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रहते। आपको कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट यहाँ पे नहीं दिखेगी। लोग जाते हैं, कुछ टाइम के लिए जाते हैं एंड वापस आ जाते हैं, और वो इसलिए जाते हैं उनको कुछ रिसर्च करना होता है, किसी चीज के बारे में जानना होता है तो जाते हैं एंड वापस आ जाते हैं। आप अगर चाहें कि यहाँ पे लोग हमेशा बसे रहें, यहाँ पे 12 महीने पूरे साल, तो ऐसा नहीं होता है। सो बच्चों याद रखिएगा अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस। तो बच्चों यहाँ पे लोग नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत सारी कंट्रीज का यहाँ पे रिसर्च स्टेशंस है। वहाँ पे लोग जाते हैं, कुछ रिसर्च करते हैं एंड वापस आ जाते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे बहुत सारी कंट्रीज का रिसर्च स्टेशन है। तो जब बहुत सारी कंट्रीज का है तो इंडिया कैसे पीछे रह सकता है? इंडिया का भी यहाँ पे रिसर्च स्टेशन है। सो नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है दैट इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन। और इन रिसर्च स्टेशंस का नाम क्या है? तो इंडिया के रिसर्च स्टेशंस का नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो बच्चों ये याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट जीके है दैट इंडिया का 2 रिसर्च स्टेशन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में है, और उनका नाम क्या है? उनका नाम है मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। तो बच्चों यहाँ पे हमने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट को कंप्लीट किया। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्टिनेंट दैट इज यूरोप, इसके बारे में पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स, यूरोप के बारे में पढ़ने से पहले एक बार हम यूरोप को लोकेट करते हैं वर्ल्ड मैप पे। तो देखिए बच्चों, आपके सामने ये वर्ल्ड मैप है, और आप जैसा कि देख रहे हैं ये एक लैंड मास है, और इस लैंड मास को पर्पल कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको हम कहते हैं यूरोप। तो बच्चों ये यूरोप कॉन्टिनेंट है। और आपको याद है यूरोप और एशिया को कौन सा माउंटेन सेपरेट करता है? अगर आपको याद है तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिए। चलिए अब हम यूरोप के बारे में पढ़ लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, यूरोप इज द सेकंड स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो बच्चों यूरोप दूसरे नंबर पे सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो आप याद रखिएगा यूरोप दूसरे नंबर पे सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। नाउ सेकंड पॉइंट इज यूरोप इज मच स्मॉलर देन
एशिया। तो ये तो सिंपल सी बात है बच्चों, एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और यूरोप सेकंड नंबर पे सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो सिंपल सी बात है, एशिया बहुत बड़ा है यूरोप के कंपैरिजन में। इस चीज को आप मैप से भी समझ सकते हैं। तो देखिए आपके सामने मैप है और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये एशिया है एंड ये यूरोप है। अब देखिए एशिया का लैंड मास कितना बड़ा है और ये जो यूरोप है बस ये इतना सा है। तो आप मैप में भी देख के बता सकते हैं कि यूरोप छोटा है एशिया के कंपैरिजन में। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज यूरोप लाइज इन द वेस्ट ऑफ एशिया। तो देखिए यूरोप एशिया के वेस्ट में है और इस चीज को फिर से आप मैप से समझिए। तो अब देखिए आपके सामने ये मैप है और आप जैसा कि देख सकते हैं ये एशिया है और एशिया का वेस्ट दैट इज इस डायरेक्शन में। तो ये वेस्ट डायरेक्शन है एशिया का और आप देखिए एशिया के वेस्ट डायरेक्शन में ही यूरोप है। तो दैट इज यूरोप इज इन द वेस्ट ऑफ एशिया। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। तो बच्चों आर्कटिक सर्कल भी एक इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है और ये आर्कटिक सर्कल यूरोप से पास करता है। तो देखिए इस इमेज में तो सिर्फ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न शो किया गया है। ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों? उसकी वैल्यू होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। बच्चों मान लीजिए ये आर्कटिक सर्कल है और इसकी वैल्यू 66.5 डिग्री नॉर्थ होती है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से ये जो आर्कटिक सर्कल है वो यूरोप से पास कर रहा है। नाउ लास्ट पॉइंट इज यूरोप इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज बाय 3 साइड्स। तो बच्चों यूरोप तीनों साइड से वाटर से घिरा हुआ है। इस चीज को आप फिर से मैप में समझ सकते हैं। अब देखिए ये यूरोप है और देखिए इस साइड से प्लस इस साइड से ये जो यूरोप है वो वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे हमने यूरोप कॉन्टिनेंट को कवर किया। अब हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ते हैं। सो ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानने से पहले हम ऑस्ट्रेलिया को लोकेट करते हैं वर्ल्ड मैप पे। तो देखिए बच्चों आपके सामने ये वर्ल्ड मैप है और आप यहाँ पे देखिए ये जो आप एक लैंड मास देख रहे हैं, पिंक कलर इस लैंड मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस लैंड मास को हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। तो अब हम इसी कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो बच्चों आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। नाउ सेकेंड पॉइंट इज ऑस्ट्रेलिया लाइज एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। इस चीज को आप वर्ल्ड मैप की हेल्प से समझिए। देखिए ये इक्वेटर है और इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करता है। इस पार्ट को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इस पार्ट को कहते हैं हम सदर्न हेमिस्फीयर। और देख रहे हैं आप किस तरह से ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से इक्वेटर के इस साइड में है। तो ये सदर्न हेमिस्फीयर में पूरी तरीके से है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सराउंडेड बाय ओशन एंड सी बाय ऑल साइड। तो बच्चों ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से ओशन एंड सी से सराउंडेड है। इस चीज को आप मैप की हेल्प से समझिए। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है और आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया हर तरफ से वाटर से सराउंडेड है। वाटर मीन्स ओशन और सी से। तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से चारों ओर से वाटर और सी से सराउंडेड है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो बच्चों इस पॉइंट को समझने से पहले आप ये समझिए कि आइलैंड क्या होता है। एक छोटा लैंड मास जब चारों ओर से वाटर से दैट इज ओशन और सी से सराउंड रहता है उस लैंड मास को हम आइलैंड कहते हैं। और अभी आपने देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से ओशन और सी से सराउंडेड है, इसलिए इसको हम आइलैंड कॉन्टिनेंट कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया को हम सिर्फ आइलैंड इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसका जो लैंड मास है वो बहुत बड़ा है। कॉन्टिनेंट के क्राइटेरिया में ऑस्ट्रेलिया का लैंड मास फिट बैठता है, इसलिए इसको हमने कॉन्टिनेंट कहा है। ये कॉन्टिनेंट है बट क्योंकि ये चारों ओर से वाटर से दैट इज ओशन और सी से सराउंडेड है, दैट्स व्हाई इट इज अ आइलैंड कॉन्टिनेंट। तो बच्चों यहाँ पे हमने सभी कॉन्टिनेंट्स को बहुत अच्छे से कवर किया। एक एक फैक्ट्स को हमने समझा और याद किया। अब बच्चों एक क्वेश्चन आता है दैट आर ऑल लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर। क्या वर्ल्ड में ये जितनी भी लैंड मासेस हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है? और बच्चों आप याद रखिएगा हम लैंड मासेस किसे कहते हैं?
कॉन्टिनेंट्स आर लार्ज लैंड मासेस। तो आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे? आर ऑल लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर, यस और नो? तो बच्चों देखिए, इस चीज को आप समझिए, जो वर्ल्ड में जितनी भी ये लैंड मासेस हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। लैंड मासेस कनेक्टेड नहीं है, ध्यान रखिए। लैंड मासेस यहाँ पे कॉन्टिनेंट को रेफर कर रहा है। सो आप देख रहे हैं किस तरह से ऑस्ट्रेलिया जो है वो किसी भी कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे ये नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, ये जो अदर कॉन्टिनेंट्स हैं दैट इज यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, इनसे कनेक्टेड नहीं है। इसी तरह से जो ये 3 कॉन्टिनेंट्स हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड नहीं है। और इसी तरह से आप ये भी देखिए नीचे अंटार्कटिका, ये भी बिल्कुल भी किसी भी लैंड मास से दैट इज कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा नो, क्योंकि यहाँ पे लैंड मासेस पूछा है। अगर बच्चों इस क्वेश्चन में ये पूछा होता आर अर्थ सरफेस और लिथोस्फेयर कनेक्टेड विथ वन अनदर, तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर होता यस, बिल्कुल। जो लिथोस्फेयर है वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, अर्थ की सरफेस जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो देखिए इस चीज को आप ऐसे समझिए, मान लीजिए ये एक कॉन्टिनेंट है, लार्ज लैंड मास जिसको हम कॉन्टिनेंट कहते हैं। इस तरह से चलते चलते डिप्रेशन आ जाता है, फिर अगेन ये एक लैंड मास में इस तरह से स्टार्ट हो जाता है, और ये जो डिप्रेशन होता है वाटर से फिल्ड रहता है, और इसको हम कहते हैं ओशन बेसिन। हमने ये समझा था। तो क्या ओशन के नीचे अर्थ सरफेस नहीं है? बच्चों ओशन के नीचे अर्थ सरफेस है। आप ये देख रहे हैं, ये अर्थ सरफेस, ये अर्थ सरफेस ओशन के नीचे रहता है, और ये कॉन्टिनेंट और ये ओशन बेसिन, ये जो बेसिन आप देख रहे हैं ये, देन ये कॉन्टिनेंट, ये सभी आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ऐसे जब आप देखते हैं कि पूरा ऊपर वाटर से ये फिल है, तब हमें लगता है नहीं, जो अर्थ सरफेस वो कनेक्टेड नहीं है। लेकिन बच्चों वाटर के नीचे एक प्रॉपर सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, और ये सभी लैंड मासेस उस सॉलिड पोर्शन से कनेक्टेड होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, लिथोस्फेयर दैट इज अर्थ सरफेस are connected with each other, but land masses that is continent are not connected with one another। बच्चों एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, आप अगर मैप को ध्यान से देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं ये इक्वेटर है, और इक्वेटर अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि किस हेमिस्फेयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर, इन दोनों हेमिस्फेयर में से कौन से हेमिस्फेयर में ज्यादा लैंड मासेस है, तो आप मैप देख करके इसका आंसर बहुत इजीली दे सकते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा लैंड मासेस हैं। क्योंकि देखिए एशिया, यूरोप, हाफ पार्ट ऑफ अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका पूरी तरीके से ये सभी नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो ये भी एक क्वेश्चन आता है कि किस हेमिस्फेयर में ज्यादा लैंड मासेस हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ज्यादा लैंड मासेस हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने कॉन्टिनेंट टॉपिक को कवर किया। अब हम अपनी आगे आने वाली वीडियोस में इस चैप्टर के बाकी बचे हुए कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना ना भूलिएगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। बाय।